Zero Academy. हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। इससे पहले ही वीडियो अपलोडेड है, उम्मीद है आपने वो चीज़ देखा होगा। उसी की कड़ी में हम आगे देखते हैं जोड़ या घटाव होने वाले पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, या फिर आज हम देखेंगे कि आय और व्यय पर संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उसे कैसे आपको शॉर्ट तरीके में डील करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन कभी भी ऐसा दे कि आपको कोई एक अनुपात दिया है, उस अनुपात में किसी भी संख्या का वृद्धि बोले या किसी भी संख्या का कमी बोले, मतलब मैं कोई भी संख्या उसमें जोड़ूं या घटाऊं, उसके बाद हमको कोई दूसरा अनुपात मिलता है। अब इस कंडीशन में बोला है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम कन्वेंशनल तरीका देखें तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि माना कि वो संख्याएं होंगी, क्योंकि अभी जैसा दिया है उस हिसाब से हम लेंगे, तो वो संख्याएं होंगी 9x and 16x, हम ऐसा बोलेंगे। उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि उसमें 15 वृद्धि कर दिया जाता है। क्लियर है? मतलब वो ये कह रहा है कि 9x में 15 ऐड कर दिया मैंने और 16x में मैंने 15 ऐड कर दिया, तो दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाता है 2:3। ये कुछ ऐसा बनेगा। एक इक्वेशन आपको मिल जाता है और इस इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करते हो और सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से आपको x की वैल्यू निकलती है। x का जो वैल्यू निकलेगा उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वो संख्याएं मिल जाएगा। तो ये कन्वेंशनल तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि कभी भी आपको क्वेश्चंस में ये बोलता है कि कितनी संख्याएं जोड़े, कोई संख्या जोड़े या कोई संख्या घटाए। अब क्या होता, इसी सेम केस में हो सकता था ये प्लस की जगह माइनस वाले होते, तो ये दोनों की जगह पे हम माइनस माइनस कर देते। या तीसरा कंडीशन क्या बनता, एक प्लस कर रहा होता और दूसरे में माइनस कर रहा होता, तो टोटल 3 कंडीशन बनते हैं। इस तरीके से सॉल्व करने की बजाय मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि इसके बाद का स्टेप क्या होता है, आप इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं बोलूंगा कि इसको ऐसे सॉल्व ना करके हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से। मतलब जब भी आपको एक अनुपात दिया, कोई एक अनुपात दिया, आप उसको पहले लिखे। बोला है कि दोनों में 15 जोड़ते हैं तो दूसरा अनुपात हो जाता है 2:3। मतलब ये पहले था, ये बाद में है, इतना जोड़ा गया। जब भी कभी कंडीशन ऐसा देता है कि कोई एक अनुपात आपको पहले मिलता है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस करने से फिर दोबारा आपको कोई रेशियो मिलता है, इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, पहले रेशियो टू रेशियो, ये रेशियो है, ये दोनों क्या है, रेशियो है, और ये जो दिया होगा ये हो सकता है आपका कोई नंबर हो। क्लियर है? कोई नंबर है, हो सकता है ये किसी चीज का प्राइस दिया हो कि प्राइस बढ़ता है, हो सकता है कि ये कोई ईयर दिया हो, मतलब कुछ भी चीजें हैं, ये अलग यूनिट का होगा और ये दोनों रेशियो वाले होंगे। ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनका, रेशियो टू रेशियो, अनुपात वालों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। और उसका भी सिंपल सा फंडा है, बड़े वाले में छोटे को घटा देना। मतलब माइनस माइनस का कोई खेल नहीं, सीधा बड़े वाले में छोटे घटा दो। अगर हम ये देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मैं सिंपली अगर इस तरीके से करूंगा तो ये 27 माइनस यहां से कितना हो जाएगा 32। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाओ। मतलब ये है कि अगर आप यहां से माइनस भी करते हो तो ये जो 5 आता है तो ये -5 मत लिखिए भाई। हमारा ये हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लिए, आपको ये माइनस नहीं शो करना, बड़े वाले में छोटे घटाना है, मतलब आपको पॉजिटिव मिलेगा। या मैं ये कहूं सिंपली आप इसको ऐसे लिखे 32 - 27 विच इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, आपका अनुपात में है। हमेशा इसको हम इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे किसके, ये जो नीचे में जो आपको जो रेशियो मिलता है, आफ्टर वाला जो मिलता है, बाद वाला जो रेशियो होता है, इस रेशियो का वापस आप इनके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, 15 × 3 - 2 × 15। क्लियर बात है? ये है अनुपात वाला,
अगर ये संख्या की बात कर रहे हैं, इतना वृद्धि करते हैं, तो ये संख्या वाला होगा। प्राइस वाला रहता तो प्राइस लिखाता, रुपए में होता तो रुपए लिखाता, जो भी होता। ठीक बात है। तो कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है? इस अनुपात में, इस रेशियो और इस संख्या के बीच में। यहां से हमको मिलता है 5 रेशियो इज इक्वल्स टू, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये था हमारा 15, दैट इज 45 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 15 संख्या। ये आपको लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये अंडरस्टूड है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां से मुझे समझ में आया कि 5 अनुपात का मतलब 15 है, तो 1 अनुपात का मतलब कितना होगा? 3 होगा। क्लियर बात है। मुझे डायरेक्टली यहां से मिल गया कि 1 अनुपात जो है वो 3 के बराबर होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो संख्याएं क्या है, तो भाई संख्याएं पहले वाली तो ये है ना, हम किसी को भी बेस किसको मानेंगे? इस ऊपर वाले को बेस मानेंगे। आपका स्टार्टिंग यही तो था। जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था, x का जो वैल्यू आता उस वैल्यू को मैं इसमें ही तो पुटअप करता ना, 9x और 16x। मतलब हमारा मेन कौन सा होता है? जो स्टार्टिंग में हमने जो लिया था, जो स्टार्टिंग का कंडीशन होता है क्वेश्चन का। क्लियर बात है। तो उसी तरीके से हमारा स्टार्टिंग का कंडीशन कौन सा है? 9 और 16। तो सिंपली जब 1 अनुपात 3 के इक्वल होता है, तब 9 अनुपात कितने के बराबर होगा? आप समझ सकते हैं। तो एक संख्या हो जाएगा 9 इंटू 3 और दूसरा संख्या हो जाएगा 16 इंटू 3। कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हो गया 27 और ये हो गया 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक संख्या होगा 27, दूसरा हो जाएगा 48। क्लियर है। हर बार आप इस चीज को, अभी क्या है आपको समझाने के लिए था इसलिए आपको इतना लंबा लग रहा है, क्योंकि हर बार आप ये माना कि ये वो करके आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन बनेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं बनेगा, डेफिनेटली जब किसी से नहीं बनता तो वो कन्वेंशनल तरीके से बनता है, ये सच्चाई है। लेकिन इसको बनाने के चक्कर में आप कोई दूसरा क्वेश्चन मिस कर जाओगे, क्योंकि आपको टाइम के भी पाबंद होना पड़ता है। तो टाइम बचाने के लिए मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करो, और इसको मैं नाम देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का। तो एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिसमें हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे, जहां पर आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली में 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाता है 1:2, तो संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन फिर उसी तरीके का है। क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि ये जोड़ या घटाव वाले से संबंधित है। यहां पर हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमारा रेशियो था 2:3, क्वेश्चन ये कहता है, ये पहले था। बाद में बोल रहा है कि पहली में से 2 घटाया जाए, इसमें से 2 घटाना है और इसमें 2 जोड़ना है, तब की केस में हमारा जो नया जो रेशियो मिलता है वो हो जाता है 1:2। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है ये पहले इतना था, एक में 2 जोड़े, एक में 2 घटाए, तो अनुपात हो गया 1:2। क्लियर। अब यहां से आप समझिए कि मैंने कहा आपको यदि इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है, ये दोनों रेशियो वाले हैं, ये दोनों रेशियो हैं। ठीक, तो आप रेशियो टू रेशियो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3, ये है अनुपात में, ये बराबर हो जाएगा किसके? वापस हम किसका, ये जो बेस जो रहता है, जो सॉरी ये जो नीचे में जो रहता है, इस नीचे वाले का मतलब बाद वाले अनुपात का आप गुणा कर दीजिए इन जो संख्याओं पे, जो भी यहां पे जो दिया जाएगा, गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2। अब ये अगर संख्या वाला है तो ये संख्या में ही रहेगा, ये हर बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मिला कि 1 अनुपात जो होगा वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। एक रिलेशन हमको मिल गया कि 1 अनुपात 2 के बराबर है। ऐसा हम कब बोल रहे थे? जब आपको यहां पे दोनों में जोड़ना था। क्लियर बात है। इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में रखना होगा कि समझिए इस चीज को कि यहां पर अगर आप इक्वेशन बनाते तो भाई यहां पर जोड़ वाला होता तो चिन्ह अलग होते, घटाव वाला होता तो चिन्ह अलग होते। तो इसके लिए जनरलाइज मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी कभी इन दोनों का पॉजिटिव या पॉजिटिव, निगेटिव या निगेटिव होगा, सेम साइन होगा, तब की केस में आप इसको घटा देना। यहां पे जैसे ये मैं घटा रहा हूं ना बड़े में से छोटे को, ऐसे आपको क्या करना है, घटाना है। कब? जब इन दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस, मतलब या तो दोनों को घटा रहे होंगे या दोनों को जोड़ रहे होंगे, चाहे संख्या कुछ भी हो। बस हमको क्या ध्यान देना है कि दोनों जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर दोनों सेम चीज हो रहा है तो दोनों को घटाएंगे, ये वाला ऐसा घटाएंगे। क्लियर। लेकिन जब ये साइन अलग अलग हो, मतलब प्लस माइनस
अगर होता है, एक जुड़ रहा होता है दूसरा घट रहा होता है, तो आपको इसे जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? जो आप गुणा करते हो ना, उसका उल्टा नियम लग रहा है यहां पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इक्वेशन बना के पक्षांतर जब करते हो, उसको पक्षांतर करने के केस में साइन ऐसा चेंज हो जाता है। क्लियर बात है? तो हम सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक प्लस और माइनस हो रहा है, तो ये जो आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इसको घटाने के बजाय क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1:6। क्लियर बात है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान पे रहेगा, बस इतना ही है इसमें ध्यान रखने के लिए, कुछ और तरीका नहीं है इसमें। क्लियर बात है? तो 1 अनुपात हो जाएगा 6 के। अब आपसे पूछा है संख्याओं का योग बताइए, तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लो। मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाले जो होते हैं वही आपके बेस होते हैं, उसी से ही आपको संख्या निकालना होता है। तो 1 का मान 6, तो 2 का मान हो जाएगा 12 और 3 का मान हो जाएगा 18। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बोल रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 30। तो आंसर क्या आएगा आपका 30। भाई एक बार जब आपको संख्या निकल जाएगा तो वो उसका योग पूछे, उसका घटाव पूछे, बड़ा छोटा पूछे, चाहे उनका फैक्टर पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, एक बार आप संख्या निकाल लेते हो तो उसके बाद बाकी चीजें निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान था। अब इसी को लेकर हम आगे थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि यदि 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। पहले बोला कि ये ऐसा था, क्लियर है? फिर बोलता है कि सभी में 20-20 बढ़ाते हैं, तो 20-20 सब में बढ़ा दो, तो बाद में हो जाता है ये रेशियो 4:5:7। क्लियर है? ये पहले वाला, ये बाद वाला, सभी में 20-20 बढ़ा दिया गया। सिंपल है क्वेश्चन। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? ये शुरुआत वाला कंडीशन है, ये स्टार्टिंग वाला कंडीशन है। क्लियर बात है? तो आपको स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे ये बताने हैं। हमारा जो तरीका है, आपने देखा मैं जब 2 होता है तब मैं ऐसा करता हूं। अरे भैया यहां पे तो 3 आ गया, 3 रेशियो में आ गया, मतलब ये तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ए बी सी तीनों का रेशियो दिख रहा है मुझे। अब कैसे करें? सिंपली समझिए, आपको ये बात पता है, अगर मान लीजिए मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं x + y = 0, ये सिर्फ लिखने के लिए है, इस पे जाएंगे नहीं। मान लीजिए कुछ और है, 2x + 2y, मान लीजिए माइनस में है कुछ, = 5, और एक और कुछ इक्वेशन हो जाएगा +2y = 0, कुछ भी ऐसा। ये 3 इक्वेशन यदि एक साथ है तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये बात पता है कि 2 अननोन का वैल्यू निकालने के लिए 2 ही इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। तो आप या तो इन दोनों से निकाल लो, इन दोनों से निकालो, या इन दोनों से निकालो, एक्स वाई का वैल्यू तो सेम आएगा। मैं ये रैंडम लिखा हूं इसलिए इसी को सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ठीक बात है? अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन देगा तो अगर 3 इक्वेशन दिया है और अननोन 2 है, तो आप किसी भी 2 इक्वेशन से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो उसी तरीके से यहां पर भी आपके पास 3 रेशियो दिया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको तीनों रेशियो ही यूज करने हैं। तीनों रेशियो को यूज करने के चक्कर में हम बेवजह अपना समय बर्बाद करते हैं। क्लियर बात है? तो आप किसी भी 2 रेशियो को लेके काम कर लो, और 2 रेशियो को लेके काम करते हैं तो जैसे कि हमने अभी यहां पे किया, बस वैसे ही हम इतने के लिए ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर बात है? ये सिंप्लीफाई यदि मैं करूं तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो हो जाएगा 10 और इन दोनों से हो गया 12। अब मैंने कहा बड़े में से छोटे घटाइए। क्लियर बात है? तो सीधा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। तो बड़े में से छोटे घटाने से आया 2 = 2। अब वापस इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। जब दोनों पॉजिटिव है मतलब यहां पे क्या होगा, घटेगा। तो ये हो गया 100 - 80, दिस मच = भाई 2 अनुपात का मान मुझे निकल गया यहां से 20 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 10। बस काम तो खत्म हो गया आपका। 1 अनुपात का मान 10 निकल गया। अब आपको बोला है स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, तो स्टार्टिंग में अनुपात कितने थे देख लो। या तो आप चाहो तो क्या करो, इसका यहां पे गुणा कर दो तो ये हो गया 20, यहां गुणा कर दो ये हो गया 30, यहां गुणा कर दो ये हो गया 50, तीनों को जोड़ दिए। या फिर आप पहले ही अनुपात को जोड़ दो कि आप इन दोनों अनुपात को जोड़े और इसके साथ ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, ये 10। तो टोटल अनुपात 10 और 1 अनुपात का मान 10, तो 10 × 10 = 100, आपका आंसर। क्लियर बात है? वो आपकी मर्जी है, आप ऐसा करो या एक एक करके जोड़ो। बेहतर यह होता है कि अगर छोटे छोटे वैल्यू है तो आप पहले रेशियो जोड़ दो और सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या है आपका समय बचता है। क्वेश्चंस
एग्जाम में क्वेश्चंस तो हर किसी से बन रहा होता है, मैटर ये करता है कि कौन स्मार्ट वे पे उस क्वेश्चन को डील करके अपना समय बचाता है ताकि वो समय वो दूसरे क्वेश्चन में लगा सके। क्लियर बात है? तो स्मार्ट बनना है आप लोग को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये जोड़ घटाव वाले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रेशियो के हर एक टॉपिक पे, मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ रेशियो के अलावा आप एज वाले में, आप एलिगेशन एंड मिक्सचर पे, जहां पर भी ऐसा कंडीशन आपको मिलता है आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आय व्यय से संबंधित। आय व्यय को समझने के लिए आप सिंपल सा एक लॉजिक समझिए। हर किसी को पता है कि किसी भी फैमिली की मैं यदि बात करूं तो वो फैमिली कितना अर्न करता है, उसका इनकम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने खर्च करता है, मतलब उसके एक्सपेंडिचर भी हैं वो उसी के हिसाब से है। सीधी सी बात है भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, उस 100 रुपये से मैं 50 रुपये खर्च करता हूं तो बाकी जो बच गए 50 वो मेरे सेविंग कहलाएंगे। मतलब तीन ही बातें होती है, एक कि उसका इनकम कितना है, भाई किसके थ्रू उसके पास पैसे आया, तो जो इनकम होगा उसी के चलते उसके पास पैसे आया। अब जो पैसे हैं उसी को तो वो खर्च करेगा और कुछ को बचाएगा। हो सकता है वो सारे भी खर्च कर दे, लेकिन कुछ बचाएगा तो उस बचाएगा को बोलेंगे हम सेविंग। मतलब हम सीधा सा ये बात कह रहे हैं कि जो आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। इतना लॉजिक हमें मान के चलना है। क्लियर बात है? आइडियल कंडीशन देख के चलनी है, ऐसे नहीं कि भाई उसका आय तो कुछ भी कमाता नहीं लेकिन मिल तो जाता है उसको, वैसे वाली बातें में नहीं जाएंगे। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आइडियल कंडीशन पे चलते हैं कि जितना वो कमाता है, जो उसका आय है उसी के हिसाब से खर्च करता है और वो उसी के हिसाब से बचाता है। तो इनकम इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहां तक क्लियर है? बस इतना छोटा सा लॉजिक को ही हमको हर जगह पे आय व्यय के क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन दिया, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात है 10:7। क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है 10:7। यदि उनका व्यय, इस परिवार का व्यय, यदि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो है ये आपको दिया है, यदि 10,500 रुपए है तो उसकी बचत कितनी होगी। अब क्वेश्चन में सिंपली आप समझिए, ये आय है ये व्यय है, तो बचत कितना होगा इसका। सेविंग की मैं बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 7 विच इज इक्वल्स टू 3। ये इसका क्या होगा, सेविंग होगा। लेकिन ये अभी किस में दिया है, ये सब अनुपात में, ये सारा अनुपात में, रुपए में कौन सा है, ये है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 7 अनुपात जो है वो इतने के बराबर है। क्लियर बात है? और आपको आंसर क्या चाहिए, सेविंग चाहिए ना, ये 3 वाला अनुपात चाहिए आपको। तो भाई स्टैंडर्ड तरीका, मैंने एक परसेंटेज का वीडियो जो अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी एक परसेंटेज को हो चाहे रेशियो को हो, बहुत सारी जगहों में जो यूज होता है एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि जिसका मान आपको निकालना है उसको आप नीचे ऊपर में रख दो, जिसके सापेक्ष निकालते हो उसको नीचे में रख दो, और इस जो सापेक्ष में जो रखा है इसका कितना मान दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है, उसको यहां पे रख दो। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो ये लॉजिक आपको पता है कि ये कैसे लगाते हैं। सिंपली हमने क्या किया, हमको सेविंग निकालना है ना, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है, ये 3 अनुपात का मान निकालना है। हमेशा इस तरीके में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि ये जो दो चीज जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये सेम चीज हो, मतलब अगर दोनों अनुपात वाले हों, दोनों पैसे वाले हों, दोनों परसेंटेज वाले हों, दोनों जो भी चीजें हो दोनों सेम इकाई के हों, तो हम ऐसा काम करते हैं। और ये जो रहता है ये दूसरा इकाई होता है, मतलब इनको छोड़कर ये डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारा आंसर जो होता है ये दोनों कट जाते हैं और ये जिस चीज में रहता है उसी चीज में हमारा आंसर आता है। मतलब इसको हल करने से हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रुपए में आएगा। सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां से हो जाएगा 7 से करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4500 रुपीस। सीधा आपका सेविंग निकल गया। आपको कुछ भी और तामझाम ये माना कि एक्स ये वो दुनियादारी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का अनुपात दिया था 10:7। उस क्वेश्चन में कहा था जो व्यय जो होगा उसका कितना है, 10,500 रुपए, मतलब ये जो 7 अनुपात का मान है 10,000 रुपए। तो आप ये कह सकते हो कि 7 अनुपात का मान है 10,500, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा,
तो 10,500 बटा 7, तो यहां से 1 अनुपात का निकलेगा। अब आपको चाहिए था सेविंग। सेविंग क्या होगा, आपका आय जो होगा उसमें खर्च को आप माइनस कर दो तो बच गया, वो सेविंग है। मतलब 1 अनुपात का मान पता है तो 3 अनुपात का मान कितना होगा आप निकाल सकते हो, इसी में मल्टीप्लाई करके 3 को। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4500। तो एक एक नियम ऐसे लगाइए, या इसी को ही और एक स्टेप को और शॉर्ट करना है तो हम ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, किसकी बात कर रहे हैं, वो आय का बात कर रहा है, मतलब इनकम बोल रहा है। ए और बी दो हैं, उनका इनकम है 9:7 तथा उनके एक्सपेंडिचर, उनके व्यय का अनुपात है 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर हफ्ता 200 रुपये बचाते हैं, दोनों सेम अमाउंट बचा रहे हैं, तब के कंडीशन में उनका साप्ताहिक आय का योग बताना है, हमें उनका टोटल इनकम बताना है। इनकम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इनकम आपको दिया है अनुपातिक तौर पे, आपको उसका व्यय या खर्च दिया है अनुपातिक तौर पे, और ये बता रहा है कि उसका सेविंग है दोनों का 200 रुपए। क्लियर बात है? अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। भाई मैंने तो कहा था कि इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। मतलब यही तो हो रहा है ना, एक अनुपात दिया है और दूसरे अनुपात के साथ कुछ प्लस या माइनस वाला कंडीशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि एक के बराबर किसी दूसरे का सम के बराबर हो रहा है। मतलब कंडीशन या तो आपको ऐसा देता है इसमें कुछ जोड़ने से ये मिल रहा हो, या फिर इसके बराबर में इसमें इन दोनों का कुछ योग या घटाव हो रहा हो। कंडीशन कभी भी ऐसा जोड़ घटाव वाला होता है। आपको अभी याद है हमने थोड़ी देर पहले कौन सा तरीका यूज किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। सीधा वो कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज कीजिए, आपका आंसर आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपात और अनुपात वाले का गुणा करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा 28, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो एक अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, इनका आप गुणा कर दीजिए, बड़े में से छोटे घटाइए, ये हो जाएगा 800 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 200। तो एक अनुपात कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। आपको निकालना कितना है, दोनों का इनकम निकालना है। मतलब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो मतलब ये हो जाएगा 9 + 7, इतना इस अनुपात का मान निकालना है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 16। तो 16 अनुपात का मान हो जाएगा इंटू 2, एक अनुपात 200, तो 16 गुणित 200 हो जाएगा 3200 रुपए। तो दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना होगा 3200। अगर केवल एक का पूछता तो अगर केवल ए का पूछता तो 9 का 200 से गुणा तो 1800, मतलब ए का कितना है 1800 और बी का कितना है तो 1400। इंडिविजुअली दोनों का इनकम इतना है 1800, 200, दोनों का योग बोला तो हो गया 3200। बात समझ में आ रही किस तरीके सिंप्लीफाई करना है? इस पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए। अगर ए और बी का इनकम का रेशियो यदि आपको दिया है 5:3, उनका व्यय दिया हुआ है आपको 9:5, क्लियर बात है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि उनका जो सेविंग है, एक का 1300 है और दूसरे का 900 है। अभी हमारा क्या कर रहे थे, दोनों का सेम ले रहे थे, क्वेश्चन में सेम दिया हुआ था। अभी मान लीजिए उनका जो सेविंग जो है वो अलग अलग है, जरूरी तो नहीं ना दोनों की सेम बचत करें, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो दोनों का जो सेविंग है वो अलग अलग है, तब के कंडीशन में भाई सेविंग अलग हो जाने से कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलने वाला। यहां पर भी तो वही होगा ना कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही चीज है हमारा। मतलब यहां पर भी हम कौन सा तरीका लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। लगा दीजिए फटाक से, आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इनका कीजिए, बड़े में छोटा 9 × 27 माइनस आप कर दीजिए 25, ये है अनुपात में बराबर, आप इनका गुणा कर दीजिए, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 6500 माइनस 9 × 8100, जो बड़ा होगा उसमें छोटे घटा देंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, बड़ा ये आएगा तो इसमें आप घटा दीजिए इसको, ठीक। दिस मच इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा 2 अनुपात बराबर, यहां से हमको कितना मिल जाएगा 10, 5 and 16, ये हो जाएगा आपका 0, 0। तो 2 अनुपात का मान है 1600, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा यहां से 800। क्लियर? ये किस में दिया है, रुपए में, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है रुपए में, इसलिए ये आंसर आ जाएगा रुपए में। क्लियर बात है? तो 1 अनुपात का मान है 800 रुपए।
क्वेश्चन में बोला है टोटल इनकम बताइए ए और बी का। इंडिविजुअल अगर पूछता, एक एक का पूछता, तो आप क्या करते, 5 गुणित 800, 8 पंचे 40, ये हो जाता। इसका अगर देखते तो कितना हो जाता, 8 तिया 24, तो 2400 रुपए हो जाता बी का इनकम। ए का इनकम हो जाएगा 4000 रुपए। दोनों का यदि सम बोलता है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 3 8 होता है, तो 8 का 800 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6400 रुपए दोनों का इनकम होगा। या आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी आंसर आपका 6400 रुपए आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको चीजें? कुछ भी चीज कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आपके मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% तथा बी 70% खर्च करता है। उनका सेविंग है 4:3, तो ए का वेतन कितना होगा? क्वेश्चन में देखिए, ए और बी के बारे में बात किया है, किसी दो व्यक्ति के बारे में। इन दोनों का टोटल इनकम का योग जो है, टोटल इनकम दोनों का आपको दिया हुआ है 2100 रुपए। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। सिंपली समझिए, उसके खर्च के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर के बारे में बोलता है कि 80% ये खर्च करता है और 70% ये खर्च करता है। क्लियर बात है? अगर परसेंटेज में ये ऐसा दिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि परसेंटेज के हिसाब से उसका सेविंग कितना होगा। भाई 80 वो खर्च कर दिया। आपको सिंपली समझ में आता है कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई से इनकम जो होगा उसको हम हमेशा 100% मानेंगे, जितना वो कमाया वही 100% है, जिसमें से वो खर्च कर दिया 80%, तो बचा कितना उसका सेविंग, 20%। तो यहां से मैं लिख लूं कि ये है 20% इसका सेविंग और इसके हिसाब से 30% है इसका सेविंग। क्लियर बात है? अब ये कह रहा है कि उनकी बचत का अनुपात जो है, ये अभी किस में है, सेविंग परसेंटेज में। अगर इसी सेविंग को मैं अनुपात पे यदि देखूं तो वो कितना है बोल रहा है, ये है 4:3 पे। तो ए का इनकम हमें फाइंड करना है। इनकम ऑफ ए कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं इसको जनरल वे पे सोचूं। अभी हम जो लगा रहे थे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो कब लगाते थे, जब दो अनुपात आपको दिया होता था। क्लियर बात है? उनके बीच में जोड़ या घटाव वाला कंडीशन होता था। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहां पे उसको नहीं लगाएंगे। यहां पे आप सिंपल लॉजिक लगाइए, वो ये है कि भाई ए का सेविंग परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो 20% है, लेकिन अनुपात में देखूं तो 4 है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनकम जो होता है किसी का वो 100% होता है। बात समझ में आ रहा है? किसी का भी इनकम उसका 100% है, उसका सेविंग परसेंटेज में 20% है, लेकिन अनुपात में 4 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। बात समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आता है कि ये जो 4 अनुपात जो है वही 20% के बराबर है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, इनकम। इनकम क्या होता है, 100%। मतलब ये हुआ कि ए का मुझे 100% वैल्यू निकालना है। कब? जब 20% का मान मुझे 4 अनुपात दिया गया है। बात समझ में आया? जिसका निकालना है ऊपर में, जिसके सापेक्ष निकालना है नीचे में, और इसका जो मान दिया जाता है उसको बगल में गुणा करना है। ये दोनों प्रतिशत में है, सेम सेम, और ये किस में है, अनुपात में। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मैं क्या निकाल रहा हूं, इनकम ऑफ ए किस के रूप में, अनुपात के रूप में कितना होगा। क्योंकि मुझे एक और रेशियो यहां पे नहीं दिया गया है। यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और यहां से हो जाएगा टोटल 20 रेशियो। मतलब ए का इनकम अगर मैं रेशियो में देखूं तो 20 हो गया। इसी तरीके से यदि मैं बी की बात करूं तो बी का अगर मैं निकालूंगा तो उसके लिए भी उसका इनकम 100% होगा, सेविंग है उसका 30%, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है 3। तो आंसर मेरा हो जाएगा यहां से 10 रेशियो। मतलब बी का इनकम अगर अनुपातिक तौर पे देखूं तो कितना हो जाएगा, 10। अब समझने वाली बात यह है, इनकम ऑफ ए और बी जो आया है वो तो अनुपात के रूप में आया है। तो यही जो अनुपात मुझे स्टार्टिंग में यहां पे जो चाहिए होता था वो मिल गया ना मुझे, 20:10 निकल गया। अब आपको यह बात भी पता है कि रुपए में उसका इनकम तो दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये तो हमें दिया हुआ है। तो भाई आप इन दोनों अनुपात को जोड़ दो तो 20 और 10 30। तो मैं डायरेक्टली यहां पे ये कह सकता हूं कि 30 अनुपात जो है
वो किसके बराबर है? 2100 रुपए के बराबर है। दोनों का अनुपातिक मान दोनों के रुपए के मान के बराबर होगा। तो यहां से आप निकाल लीजिए कि एक अनुपात का मान कितना होगा। एक अनुपात का मान यहां से 0 0 आप कैंसिल करोगे और तो ये हो जाएगा 70 रुपए। किसका मान? एक अनुपात का मान। बात समझ में आया? तो आपको क्या निकालना है? ए का वेतन निकालना है। और ए का वेतन कितना अनुपात है? 20 अनुपात है। और एक अनुपात का मान 70 है। तो इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा हमारा? इनकम ऑफ ए की मैं बात करूं तो 7 दूनी 14, इसका 1 0 और उसका 1 0, मतलब 1400 रुपए। बात समझ में आ रहा है? आप बी का भी निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणित 70, तो ये हो जाएगा 700 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 2100 रुपए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की आय। देखिए इनकम आपको दिया हुआ है, हम बात करते हैं ए बी सी। ए का इनकम दिया है 5:3 में, सी के बारे में कुछ नहीं पता। ए बी सी के खर्चों के बारे में दिया है एक्सपेंडिचर 8:5:2। यदि सी का खर्च ये जो एक्सपेंडिचर है, देखिए अभी ये जो दोनों है अनुपातिक तौर पे दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि सी का एक्सपेंडिचर मतलब ये जो खर्च है ये 2000 रुपए है, और बी का सेविंग, ये जो बी है हमारा, इस बी का जो सेविंग जो होगा वो है मेरा 700 रुपए। तो ए की बचत कितनी होगी? ए का सेविंग मुझे निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ए बी सी 3 पर्सन है। इनकम सिर्फ 2 के बारे में दिया है, ए और बी का, सी के बारे में नहीं दिया। एक्सपेंडिचर जो है ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, व्यय तीनों का दिया हुआ है, लेकिन यहीं पे एक कंडीशन दे दिया कि सी का जो खर्चा जो है वो 2000 रुपए है। तो यहां से मुझे क्या निकलता है कि 2 अनुपात 2000 रुपए के बराबर है, तो 1 अनुपात 1000 रुपए के बराबर होगा। अगर 1 अनुपात 1000 रुपए के बराबर है तो मैं सिर्फ खर्च की बात करूं, ये तो खर्च का रेशियो है ना, इसका मतलब बी का खर्चा कितना हो जाएगा? 5 अनुपात, मतलब कितना? 5000 रुपए। वैसे ही मैं 8 की बात करूं, मतलब ए की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 रुपए। तो कुल मिला के मुझे यहां पे क्या निकल गया? तीनों का खर्च निकल गया कि ए का खर्च है 8000, बी का खर्चा 5000 और सी का खर्चा 2000 रुपए। इतना निकल गया। उसके अलावा आपको दिया है बी का सेविंग, बी का सेविंग है 700 रुपए। अरे भाई अब आप सोचिए, आपको खर्च पता है, आपको सेविंग पता है, तो क्या उसका इनकम नहीं निकाल लोगे? आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मुझे क्या निकल जाएगा? बी का इनकम, इन दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 5700, 5700 रुपए बी का इनकम है। बात तो क्लियर हो गया। अब ये समझिए इनकम का अनुपात तो ये दिया हुआ है। जब बी का इनकम 5700 है, जहां पर अनुपातिक रूप में देखें तो 3 अनुपात है, मतलब इस 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 5700 रुपए। आपको निकालना किसके बारे में? ए के बारे में। अगर आपको ए का इनकम पता होगा, उसका खर्च आपको पता ही है, तो सेविंग आप निकाल लोगे। मतलब आपको निकालना क्या है? इस 5 अनुपात का मान कितना है ये आपको निकालना है। सिंपली आपको दिख रहा है कि भाई मुझे निकालना है 5 का मान, दिया हुआ है 3 का मान, और वो 3 का मान कितना है? 5700 रुपए। यही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी यहां पे यूज किया, सेम वही चीज है कि 5 अनुपात का मान आपको निकालना है, 3 अनुपात का मान दिया हुआ है, और ये किस में दिया है? रुपए में। ये दोनों अनुपात अनुपात वाले, ये रुपए वाले, इसलिए आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? अनुपात में आएगा, सॉरी रुपए में आएगा। और ये मैं क्या निकाल रहा हूं? इनकम ऑफ ए निकालना चाह रहा हूं। 3 से आप इसको कटा देंगे, 3 से ये हो जाएगा 300 रुपीज। नेक्स्ट अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9500 रुपीज। ये है हमारा इनकम ऑफ ए, किसके टर्म्स में? रुपीज के टर्म्स में। और इसका खर्च हमें पता है वो है 8000 रुपए। तो ऑब्वियसली मैं सेविंग की बात करूंगा तो सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम जितना है उसमें उसके खर्च को घटा दूं तो मुझे निकल जाता है उसका सेविंग, और वो कितना हो गया? 1500 रुपए। कहीं पे कोई परेशानी इसमें? उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कहीं पर भी एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तरीके हैं, और ये ऐसे तरीके हैं
जो ऐसा नहीं है कि आप रेशियो पढ़ रहे हो तो रेशियो के लिए है, नहीं, हर जगह पे काम आनी है। और ऐसे ही लॉजिक आप बना के एप्टीट्यूड सॉल्व कीजिए, आपको एप्टीट्यूड बर्डन नहीं लगेगा, कहीं पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ टॉपिक है जहां पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्मूले तो लगते हैं याद करने के लिए, लेकिन हर केस के लिए आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ कुछ आपको ट्रिक के नाम पे बुक दिया जाता है और उस बुक में हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए एक एक ट्रिक बोल बोल के आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता है, आपको वो सब रटने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक लगाइए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हम एलिगेशन एंड मिक्सचर में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हम आगे पार्टनरशिप में यूज करेंगे, आयु संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें, तो वो सारे हम आगे आगे देखते हुए चलेंगे। बने रहिए आप हम लोग के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।